तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। वैज्ञानिक विधि से अदरक की बुवाई। ब्रॉयलर मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। कृषि सह व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान बेरोजगार युवक ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में जरूर रखना होगा, जैसे उन्नत नस्लों का चुनाव, आवास, आहार व टीकाकरण इत्यादि। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो ये व्यवसाय घाटे में जा सकता है। अतः कैसे करें ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं किसान भाइयों को ब्रॉयलर फार्मिंग में एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूं और वो ये है कि हमारे किसान क्या करते हैं कि साधारणतः एक बार 1000 बच्चा, 500 बच्चा, 2000 बच्चा ले आते हैं और जब उनके बच्चे, ब्रॉयलर फार्मिंग का मतलब होता है कि आप 30 से 36 दिनों के अंदर आप अपनी मुर्गियों को बाजार में बेच दें। तो जो भी आपको 1000 का मुर्गी पालन करना है तो आप 300, 400 के लॉट में एक सप्ताह के अंतराल में अपने फार्म में मुर्गियों को लाएं, जिससे कि आपको मार्केट की परेशानी ना हो और आपको लाभ ज़्यादा मिले। हमको सबसे बड़ी ध्यान देने की योग है कि हम लोग मुर्गियों का चयन कैसे करते हैं। तो अभी जो सबसे सक्सेसफुल ब्रॉयलर के रूप में चल रहा है तो वो कॉब 400 और बाइलाइन मेल क्रॉस का ब्रॉयलर का बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो लगभग 30 से 36 दिनों में लगभग 1 किलो 600 ग्राम से 1 किलो 750 ग्राम तक का हो जाता है। इसका आप चयन करें और शुरुआती पहले सप्ताह में सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि आप अपने बच्चों को जितना बचाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 2 से 5% एक सामान्य मृत्यु दर है। इसके अतिरिक्त हमारे फार्म में मृत्यु दर नहीं होना चाहिए कि वो जब बच्चा लाते हैं, बच्चे को जब आप प्रारंभिक दिन रखते हैं, उसके अलावा दूसरे दिन आप कोई भी मल्टीविटामिन मिले आप उसमें दे। उसके अलावा हर किसान एक विटामिन ई सेलेनियम, मार्केट में ये कई ट्रेड नेम से मिलते हैं, ई केयर एसी के नाम से मिलते हैं, सेल्विट के नाम से मिलते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम 5 ग्राम प्रति 50 मुर्गी की दर से शुरुआती दूसरे हफ्ता में 2-3 दिन तक लगातार प्रयोग करें, फिर 10वें से 15वें दिन के आसपास वो ये प्रयोग करें। उसके अलावा ये जो मल्टीविटामिन है लगातार शुरू में 3 दिन दें, फिर 1 सप्ताह के बाद 3-4 दिन दें। जब तक कोई भी बीमारी का लक्षण आपकी मुर्गियों में न दिखे आप किसी भी हालत में एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। हमारे किसान क्या करते हैं कि जब बच्चा लाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बारीकी चीज़ जो देखने की है कि जब हम लकड़ी के बुरादे के ऊपर पेपर बिछाते हैं और बच्चा को रख देते हैं, कभी भी पहले दाना नहीं दें। पहले उसमें पानी या गुड़ पानी का घोल या फिर इलेक्ट्रल पाउडर का पानी का घोल या गर्मी के दिनों में ग्लूकोज का घोल आप उसको दें।
और पानी पीने के 15 से आधा घंटे के बाद ही मकई का दर्रा उस पर दें। एक हमको वहाँ पर भी विशेष ध्यान देना है कि बच्चे कभी क्या करते हैं, उसके बाद वो लीटर करते हैं, जो बीट करते हैं, वो बीट बच्चे आप अगर वहाँ पर असावधानी देंगे तो बच्चे उस बीट को खा लेते हैं, जिससे भारी संख्या में बच्चों की मृत्यु को कभी कभी देखने को मिलती है। इसके ऊपर लगभग 2-3 दिनों तक सामान्यतः प्रतिदिन पेपर को बदलें। यहाँ अगर आप और हमेशा स्वच्छ पानी की व्यवस्था रखें, ये व्यवस्था रखेंगे तो आप मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, जिससे सीधे सीधे आपके मुनाफे पर असर पड़ेगा। उसके अलावा मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ हमारे ब्रॉयलर फार्मर खुद ब खुद अपनी प्रॉफिट को दे देते हैं। वो उत्पादन करते हैं और वो क्या करते हैं, वो सीधे सीधे एक ब्रोकरी को दे सकते हैं। हमारे जो किसान हैं, मार्केटिंग को संभालने की ज़रूरत है। यहाँ आप 85 रुपये किलो दे देते हैं मार्केट में, वो 110 रुपये किलो प्रति ब्रॉयलर आपको मिलता है। लेकिन आप यहाँ खुद कटिंग का काम संभालें या फिर कुछ 1-2 ऐसे कटर्स को देखें जो सीधे सीधे 85 रुपये की जगह आप 95 रुपये ही बेचें। इससे आपको उपभोक्ता को भी सस्ता माल मिलेगा और आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। मसाला फसलों के अंतर्गत अदरक की बात करें तो प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती करके आशातीत आय की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जो किसान भाई अदरक की बुआई कर रहे हैं, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो अदरक की बुआई वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि बुआई के समय की गई लापरवाही के फलस्वरूप खेतों में कमजोर एवं कम संख्या में पौधे देखने को मिलते हैं, जिससे आगे चलकर कम उपज भी मिलती है। इसलिए अदरक की उन्नत बुआई विधि पर समुचित जानकारी। किसान भाइयों, अगर आप अदरक की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छी उपज को दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहला बिंदु है मिट्टी का चयन, क्योंकि अदरक की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी हेतु प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर भूमि को अच्छी प्रकार भुरभुरी बना लेते हैं। अब जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है उन्नतशील प्रजातियों का चयन, जिसके अंतर्गत पाँच से 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रकंद बुआई के लिए पर्याप्त होता है। और किसान भाइयों, फसल को बीमारी इत्यादि से बचाने के लिए इन प्रकंदों का शोधन अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए आप जैविक विधि के अंतर्गत 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम और 10 ग्राम स्यूडोमोनास को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को 20 से 25 मिनट तक डुबोकर बाहर निकालें और छाया में सुखा लें। यदि इन जैव उत्पादों की उपलब्धता आपके पास नहीं है तो 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को उपचारित करें। अब आइए जानते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि उपलब्धता हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद 12 से 14 टन प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाए तो यह बेहतर होता है। परंतु सामान्य दशा में रासायनिक उर्वरकों के रूप में 45 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। उर्वरकों के प्रयोग की यदि विधि की बात करें तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, नीम की खली की यदि उपलब्धता आपके पास होती है तो प्रति एकड़ की दर से 3 क्विंटल नीम की खली का प्रयोग कर देने से पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होता है।
अदरक की फसल से आशातीत उपज लेने के लिए अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई के प्रथम पखवाड़े तक बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। वैसे पूरे मई माह तक बुआई की जा सकती है। बुआई मेड़ पर ही की जानी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रकंदों को लगभग 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई की जानी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, जब आप बुआई समाप्त कर लें तो खेत में नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण का ध्यान में रखते हुए पलवार अवश्य कर दें, जिसकी मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। जमाव के बाद पलवार को हटाकर शेष खाली स्थानों पर रहने दें। जमाव के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई अवश्य कर दें। उसके बाद 5 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, खड़ी फसल की अन्य शस्य क्रियाओं के अंतर्गत यदि आपने बुआई के समय पलवार का प्रयोग किया है तो 45 से 50 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। परंतु यदि पलवार का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रथम निकाई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 50 दिन बाद अवश्य कर दें और इसी समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करें। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हल्की निकाई गुड़ाई की जा सकती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा आपने बचाई थी उसको 2 बराबर भागों में बांट लें और प्रथम भाग बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल को दें तथा शेष बची दूसरी मात्रा को 85 से 90 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अगर पौध सुरक्षा की बात करें तो इसमें कीटों का प्रकोप कहीं कहीं पर कटुआ एवं कुरमुला कीट के रूप में देखा गया है, जिसके लिए यदि आप बुआई के समय 5 से 7 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में इन कीटों की समस्या नहीं आएगी। अदरक की फसल में रोगों का प्रभाव भी काफी देखा जाता है, जिसमें प्रकंद विगलन और पर्णचित्ती रोग बहुतायत से देखे जाते हैं, जिनके नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय प्रकंदों को शोधित करना है। परंतु प्रकंद शोधित करने के उपरांत भी खड़ी फसल में अगर इन रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है तब आप मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव अवश्य कर दें। ऐसा करने से इन रोगों का प्रकोप रोका जा सकता है। इस प्रकार समस्त कृषिगत कार्यों को करने के उपरांत किसान भाइयों, आपकी अदरक की फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। गुलाब की फसल में समसामयिक कार्य। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श, सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। तरक्की की तस्वीर हमारी राजधानी, आते हैं यहाँ लाखों हर रोज, करते हैं समाधानों की खोज। सूबे के विकास के यहाँ होते हैं अहम फैसले, यहाँ के फैशन की चकाचौंध, लग्जरी लाइफस्टाइल के जलवे, होती है जिस पर सबकी नजर। राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर। राजधानी, सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
फूलों में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है और जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी है तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को समय पर करें, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में फसल से वांछित पुष्पों की प्राप्ति हो। इसके लिए जरूरी है कि इसमें खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन एवं पौध संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। अतः किसान भाइयों, गुलाब की फसल का प्रबंधन आप किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमरनाथ यादव। गुलाब की खेती, खास करके दमिश्क गुलाब की खेती हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे जनपद कन्नौज में बड़े पैमाने पर होती आ रही है। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में फसल खड़ी हुई है, इस समय कौन कौन सी सच क्रियाएं आपको करनी होगी। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं देख रहा हूं कि आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण की जरूरत है। खरपतवार नियंत्रण जो हमारी फसल में बहुत अधिक नुकसान करते हैं, यदि उनको हम जो है खुरपी की सहायता से 2-3 निकाई गुड़ाई करके इसको सही से सेट कर लेते हैं, साथ साथ जो है पौधे के पास हल्की सी मिट्टी भी चढ़ाते जाएं, उससे हमारा पौधा भी स्वस्थ रहता है, साथ साथ वायु संचार भी बढ़ जाता है। इससे जो है वो उस पौधे की जो है बढ़वार अच्छी होती है और अच्छी क्वालिटी के उसमें फूल आते हैं। किसान भाइयों, अगली बात इसमें आती है सिंचाई की। सिंचाई इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, सिंचाई की इसमें एक स्टेज होती है। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी पौधे की बढ़वार के समय इसमें सिंचाई होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि इसमें जो है जब कली का विकास हो उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरी बात होती है जब जो है उसमें कली से फूल बनने की स्थिति होती है, उस समय इस खेत में, आपके खेत में जो है नमी रहना चाहिए। अगर उस खेत में नमी रहती है तो नंबर ऑफ जो फूल की संख्या अधिक होती है, फूल की क्वालिटी अधिक होती है, साथ साथ उसमें जो है इत्र का परसेंटेज भी अधिक मिलता है। इसीलिए किसान भाइयों, समय पे जो है सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगली बात करते हैं हम जो है, चूँकि खाद में चूँकि आप लोग अपनी खाद तो यूज कर चुके हैं, इसमें खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय जो है अगली मुख्य बात आती है कि इसमें कीट और रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। इस समय अपनी खड़ी फसल में कली बेधक कीट का प्रकोप है। ये कली बेधक कीट किसान भाइयों आपके खेत में है, पूरी कली को जो है उसमें छेद करके पूरे उसमें जो है बर्बाद कर देता है और पूरी कली वहीं बंद रह जाती है और खुल की जो है अंदर से पूरा जो है कीट उसको ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कली बेधक कीट हमारी पत्ती को भी नुकसान करता है, हमारी पत्ती में छेद कर करके। इसीलिए किसान भाइयों, इस जो है कली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है किसान भाइयों कि 2 ml मेलाथियान पर लीटर पानी घोल करके जो है यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो इस कली बेधक कीट से नियंत्रण हो जाता है और हमारी फसल इस कली बेधक कीट से बच जाती है। अगली बात किसान भाइयों आती है इसमें जो रोग के रूप में किसान भाई मैं आपको बता दें, इसमें जो है धब्बा रोग, कीट रोग के नाम से एक रोग लगता है। उसमें क्या होता है, पूरा पत्ते पे जो है काला काला धब्बे पड़ जाते हैं। साथ साथ जो है वो उसमें पौधे से जो है धीरे धीरे पत्तियां झड़ जाती हैं और पूरा पौधा जो है बगैर पत्ती के रह जाता है। और इससे जो है उसमें जब पौधे में पत्ती नहीं होती हैं तो उसमें फूल नहीं बन पाते और पूरा किसान को बहुत लंबा नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, ऐसी समस्या आपके खेत में हो तो हम जो क्या करते हैं कि ऐसी समस्या से शुरू होते ही समय हम क्या करें कि 2 ग्राम मैंकोजेब पर लीटर पानी घोल करके जो है यदि हम स्प्रे कर लेते हैं तो इस समस्या को निदान हो जाता है, इस रोग से निदान हो जाता है और हमारी फसल इस रोग से बच जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई विधि से यदि जो है गुलाब में अपनी फसल का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे तो आप जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक मंसूर अंसारी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से बैंगन की फसल में फल सड़न रोग से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। भाई आज पूछ रहे थे कि बैगन में कुछ उनके पत्ते मुरझा रहे हैं, पत्ते कुछ जल रहे हैं, कुछ फल भी उनका जैसे सड़ रहा है, साथ साथ पौधा में मुरझाने वाले लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको किसान भाई सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये
एक बीमारी है, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट एक बीमारी है जिसके लक्षण सबसे पहले पत्ती में दिखाई पड़ते हैं। पत्ती में वो किनारे की तरफ जलने लगते हैं जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो फोमोप्सिस ब्लाइट इसको हम लोग बोलते हैं। इसके लक्षण फल में भी दिखाई पड़ते हैं। फल में जैसा कि आपने अभी देखे हैं कि फल में बीच में हल्का हल्का सड़ा हुआ लगता है, तो इस तरह से फोमोप्सिस ब्लाइट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इस रोग के रोकने के लिए किसान भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप खेत की गर्मा जुताई करें। दूसरा, रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत दवा का छिड़काव करें। वो सबसे अच्छी दवा है ब्लाइटोक्स 50, यह कह सकते हैं ब्लू कॉपर, जो मार्केट में उपलब्ध है। 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग को रोका जा सकता है। इसके अलावा टॉप्सिन M 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने पर इसे हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो बीमारी किसान भाई पूछे थे कि कुछ हमारा पौधा मुरझा रहा है, और मुरझाने के फलस्वरूप उसमें कभी छोटे छोटे फल भी दिखाई पड़ते हैं, फल लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी मुरझाते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सारा पौधा हरा है, एक टनी 2 टनी सूखना शुरू होता है और उसके कुछ दिनों के बाद उस सारा का सारा पौधा सूख जाता है। तो ये लक्षण वास्तव में उकटा रोग, जिसको विल्ट बीमारी बोलते हैं, इसी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये मिट्टी जनित रोग है। तो मिट्टी जनित रोग है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि खेत की गर्मा जुताई करें। दूसरा, खेत में रोपाई करते समय करंज या नीम का केक 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करने पर निश्चित रूप से इस रोग को रोका जा सकता है। तीसरा, कुछ बैगन के रोग रोधी किस्म है, रोग रोधी किस्म को लगाने पर भी देखा जाता है उकटा रोग खेत में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो रोग रोधी किस्म का नाम है, एक बार किसान भाई ध्यान रखें, स्वर्णमणि, स्वर्ण श्यामली। ये 2 किस्म ऐसे हैं जो वास्तव में मुरझाने वाली बीमारी दिखाई नहीं पड़ती है। तो रोग रोधी किस्म लगाने से भी इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। चौथा, इसमें ये होगा कि आप फसल चक्र को अपनावें। मतलब जिस खेत में आपने बैगन लगाया है उस खेत में टमाटर, आलू, मिर्चा न लगा करके उस खेत में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी लगाएं। उस खेत में साग की खेती करें और निश्चित रूप से कहते हैं कि इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल किया जाता है अगर आप फसल चक्र 2 से 3 साल करते हैं तो। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा का अगर खेत में व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से मुरझाने वाली बीमारी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यदि आप इस तरह से कुछ सावधानी बरतेंगे या समय पर पड़ने पर आप दवा अप्लाई करेंगे बैगन खेत में, निश्चित रूप से कर सकते हैं उपज आपको ज़्यादा मिलेगा और अधिक से अधिक फायदा होगा। जिला कटिहार के कृषक रवि प्रकाश, आप स्ट्रॉबेरी फलों की तुड़ाई पूर्व एवं पश्चात के प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रवि प्रकाश जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। और स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जहाँ तक बात है, 4 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि स्ट्रॉबेरी बिहार में भी हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की कि अगर हरियाणा पंजाब में हो रहा है तो और मोरलेस हमारा भी जलवायु जो हमारी जलवायु भी जो है उसी की तरह है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो हमने कुछ 4 सालों तक इस पर शोध किया और हमने देखा कि स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसमें गुणवत्ता और उपज भी बाकी जगहों के तुलना में हमारे यहाँ कम नहीं है, कंपेरेबल है और ये लाभकारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 6 महीने का क्रॉप है। अक्टूबर महीने से लेके अप्रैल मंथ तक की ड्यूरेशन है उसका, इसमें लगाने का और फल तोड़ने का, फल पर परिपक्वता का समय शामिल है। हम लोगों ने यहाँ पे 4 साल के शोध में पाया 12 तरह की किस्में हमने यहाँ पर इसको इवेलुएट किया, तो उसमें 4 किस्में स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामा रोजा और फॉर्चूना इस बार हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका कि उपज अच्छा है, और चांडलर, ये 4 वैरायटी काफ़ी अच्छा किया है। और इस बार हमने देखा कि फॉर्चूना वैरायटी जो नई वैरायटी हमने इसमें इस साल डाली है वो भी वैरायटी हमारे यहाँ अच्छी कर रही है। ये 4-5 वैरायटी किस्में जो हैं हमारे राज्य के लिए ये अच्छी वैरायटी हैं। अगर आप अक्टूबर महीने में पौधे लगाते हैं तो जनवरी में आपका फल आना शुरू हो जाएगा, और फल जो है पूरे पकने के बाद, पूरे कलर डेवलप करने के बाद ही फल को तोड़ें, तभी उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। और फल हमेशा सुबह के मौसम में तोड़ें, फल तोड़कर कभी भी धूप में ना रखें, और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में आप सप्लाई करें, क्योंकि इसकी तुड़ाई के उपरांत इसका लाइफ जो है बहुत कम रहती है। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि आपको अगर दूरस्थ मार्केट में इसको ले जाना है तो आप थोड़ी सी कच्चे में, मतलब 75% 80% जब मैच्योरिटी हो जाए तभी आप उसको तोड़ें, ताकि उसको दूरस्थ मार्केट में ले जा सकें। नहीं तो आप इसको दूरस्थ मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और कोमल होता है और उसकी तुड़ाई उपरांत इसकी लाइफ बहुत कम होती है। ये अगर अच्छी वैरायटी मिल जाए आपको और अच्छा प्रबंधन करें तो इसका 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज हो सकती है। और इस 6-7 महीने में छोटे से ज़मीन पे किसान जो हैं इसको लगा करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि ये इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। औषधीय गुण में रोग रोधी क्षमता बहुत ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कैल्शियम का कंटेंट इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा शोध से ये पता चला है कि ये इसमें कैंसर रोधी क्षमता भी है। तो इस तरह से ये बहुत ही गुणकारी है पोषण की दृष्टि से। इसके अलावा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में बनाने में बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी मुख्यतः जो है ये लाल रंग का बहुत आकर्षक फल है और ये बहुत ही सुवासित होता है। इसका सुगंध के लिए ये बहुत जाना जाता है। आप देखेंगे कि बाजार में आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारे पुडिंग्स बनते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत चीज़ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आते हैं। इसके कारण इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वैज्ञानिक विधि से बटेर पालन, मृदा नमूना परीक्षण पर जानकारी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें हमारे पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात होगी और कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियां हम लेकर आएंगे। नमस्कार।